तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी जो प्रोटीन कोई भी जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का बना हुआ तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जब जुड़ता है तब जाकर के वो एंजाइम काम करता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम में जुड़ने से वो एंजाइम एक्टिव हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, तो उसी नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखता है अगर देखोगे तो, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यानी एंजाइम जो होता है वो एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनता है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स मींस क्या? प्रोटीन। ठीक है। हाउएवर there are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active। ठीक है, बहुत सारा केस में ऐसा देखा गया है कि एक नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जब एंजाइम में जुड़ता है तब जाकर के एंजाइम जो है वो कैटालाइटिकली एक्टिव हो जाता है, मतलब काम करना शुरू कर देता है। और उसी नॉन प्रोटीन पार्ट जो है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम में, वो क्या कहलाता है? कोफैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोफैक्टर। तो सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर किसको बोलेंगे? इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट्स constituent of enzyme, और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम का कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैटालाइटिक एक्शन ऑफ एंजाइम के लिए। जब ये एंजाइम के साथ जुड़ता है तब एंजाइम कैटालाइटिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर बेसिकली 3 तरह का होता है। कोफैक्टर कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है जो हम लोगों को पढ़ना है। एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। दूसरा है कोएंजाइम, और तीसरा है मेटल आयन। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा ध्यान से समझिएगा। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है। टाइटली बाउंड विथ एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के साथ ये टाइटली बाउंड होता है। ठीक है, अब ये एपो एंजाइम होता क्या है? एपो एंजाइम, ध्यान दीजिएगा, एपो एंजाइम की अगर बात करें एपो एंजाइम, तो एपो एंजाइम जो है ये प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है
जिसके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ता है और फिर वो कैटालाइटिकली एक्टिव हो जाता है, तो जो प्रोटीन पार्ट है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। ठीक है। और एपो एंजाइम के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कोफैक्टर है, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा, वो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और टाइटली बाउंड होगा एपो एंजाइम के साथ। ठीक है, टाइटली बाउंड होगा किसके साथ? एपो एंजाइम के साथ। कोई एंजाइम जो है, कोई एंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये टाइटली बाउंड नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रांजिएंट टाइप बाउंड होता है। मतलब जब एंजाइम को काम करना रहता है तब ये उसके साथ जुड़ता है और फिर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बाउंड होता है, बाइंड करता है, ठीक है, बाइंड ट्रांजिएंटली, मतलब जब जरूरत है उस समय ही जुड़ेगा। ठीक है, हमेशा जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। और अगर मेटल आयन की बात करें तो मेटल आयन जो है, मेटल आयन ये जनरली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ। ठीक है, फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना है कि एपो एंजाइम होता क्या है, कोफैक्टर होता क्या है, कोफैक्टर कितने तरह का है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई एंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, कोई एंजाइम जो है वो ट्रांजिएंट टाइम के लिए सिर्फ बाउंड, मतलब कुछ ही देर के लिए बाउंड होता है, और मेटल आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एपो एंजाइम के साथ। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है पहले ये समझिए। ठीक है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में बॉन्ड क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन को देने और लेने से जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, और कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन को जो शेयर कर, कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है या जितना इलेक्ट्रॉन को लेन देन कर सकता है, वो उसके सबसे लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का होता है, सबसे लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा मेटल है, ठीक है, जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर पाता है। ठीक है, और वो ऐसा बॉन्ड बनाता है जो किसी लिक्विड में जाने के बाद टूटता भी नहीं है, वो किसी लिक्विड में भी रहने पर भी साथ में ही बॉन्ड बनाकर ही रहता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डालते हो तो सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा मेटल है जो बॉन्ड बनाता है और वो किसी लिक्विड में डालने के बाद भी वो आयोनाइज नहीं होता है, तो उस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है वहां पे आप लोग पढ़ेंगे इस चीज को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अलग चैप्टर ही है। ठीक है ना, वहां पे सर केमिस्ट्री जो पढ़ाएंगे वो अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तुमको यहाँ सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि मेटल आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। क्या है? एग्जाम्पल कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के जैसा कौन से एंजाइम में कौन है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम कर रहा है, कौन से एंजाइम में कौन है जो को एंजाइम का काम कर रहा है, और कौन से एंजाइम में मेटल आयन काम कर रहा है। और ये इस बार नीट में पूछ चुका है, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है मेटल आयन से रिलेटेड, वो इस बार 24 के नीट में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप का, तो एनसीईआरटी में अगर देखिएगा, ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर। अदर कोफैक्टर से अलग इस बात इसमें क्या है, तो अलग बात इसमें ये है कि दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के साथ ये टाइटली बाउंड होता है। ये इंपॉर्टेंट था कि टाइटली बाउंड होता है, ये याद रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है पेरोक्सीडेज। क्या नाम है? और दूसरा एंजाइम का नाम है कैटालेज। क्या नाम है? कैटालेज। ये
इंजाइम क्या करता है, कैटेलाइज करता है ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जान रहे हैं, अभी लिखवाएंगे इसके बारे में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, ठीक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है किसमें, वाटर एंड ऑक्सीजन में, वाटर एंड ऑक्सीजन में, इसमें तोड़ता है, ठीक है। ये इंजाइम जो पेरोक्सीडेज और कैटलेज इंजाइम है वो ब्रेकडाउन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। यहां पे जो प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम कर रहा है इस इंजाइम के साथ वो है हीम। क्या है, हीम। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द इंजाइम। और ये जो इंजाइम है पेरोक्सीडेज और कैटलेज, उसके एक्टिव साइट में कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है, हीम ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप कहला रहा है, और उसी के कारण ये इंजाइम एक्ट कर पा रहा है, काम कर पा रहा है। समझ में आया? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल में याद रखना है हीम, और कौन से एंजाइम के साथ ये जुड़ा हुआ, पेरोक्सीडेज और कैटलेज के साथ, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करता है। इसके साथ अगर हम लोग देखें कोई एंजाइम का एग्जांपल देखें, किसका, कोई एंजाइम का, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट देयर एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। और इसका जो जुड़ाव होता है एपो एंजाइम के साथ वो कुछ देर के लिए होता है, जब वो एक्शन काम कर रहा होता है उसी टाइम जुड़ता है, वो हमेशा जुड़ा हुआ नहीं रहता है। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस, जब एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है, जब वो एक्ट कर रहा होता है तब उसके साथ जुड़ता है, नहीं तो फिर ये अलग रहता है। कौन, कोई एंजाइम। समझ पा रहे हैं, एपो एंजाइम से हमेशा जुड़ा हुआ नहीं रहता है। फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। मतलब कोएंजाइम्स जो है ना वो एज ए कोफैक्टर अलग अलग एंजाइम के साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एक एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी दूसरे एंजाइम के लिए काम नहीं कर सकता है। लेकिन जो कोएंजाइम है ना वो, क्योंकि एंजाइम जब काम करता है उस समय उसके साथ जुड़ता है, तो कोई एंजाइम जो है वो कभी मान लो एक एंजाइम ए के साथ जुड़ करके रिएक्ट करा दिया, फिर फ्री है तो बी के साथ भी रिएक्ट करा सकता है, सी के साथ भी जुड़ सकता है। मतलब एक ही कोई एंजाइम अलग अलग एंजाइम का कोफैक्टर बन सकता है। समझ पा रहे हैं, अलग अलग एंजाइम का कोफैक्टर बन सकता है। ध्यान समझिएगा, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन्स। बहुत सारे कोएंजाइम का जो एसेंशियल पार्ट है, कोएंजाइम का जो मेन पार्ट है वो विटामिन्स है। क्या है, विटामिन्स। इसी तरीके से एक कोएंजाइम का नाम दिखा रहे हैं, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको NAD बोलते हैं, और NADP, ये दो कोएंजाइम है। क्या है, कोएंजाइम है जो अलग अलग एपो एंजाइम के साथ जुड़ करके उसको कैटालाइसिस करने में मदद करता है। लेकिन इस कोएंजाइम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो एक विटामिन है, और वो विटामिन का नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। तो नियासिन कोएंजाइम NAD और NADP का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोएंजाइम किसी एपो एंजाइम के लिए फिक्स नहीं है, वो अलग अलग एपो एंजाइम के साथ भी जुड़ करके काम कर सकता है। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली बाउंड है। समझ पा रहे हो, एपो एंजाइम के साथ वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ही एंजाइम के साथ काम करता है, दूसरा एंजाइम के साथ काम नहीं करता है। तो ये सब जो एग्जांपल आ रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और थर्ड नंबर में अगर हम देखें तो क्या हो गया भाई, चलिए थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। बहुत सारा ऐसा एंजाइम है जिसको काम करने के लिए मेटल आयन का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, मेटल आयन का, उसके एक्टिविटी का। विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और वो मेटल आयन एंजाइम के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा विथ साइड चेन एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। और ये मेटल आयन एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। मतलब ये मेटल आयन
कुछ बॉन्ड एंजाइम के साथ बनाएगा और कुछ बॉन्ड जिसके पे वर्क कर रहा है, जिसको वो कैटालाइज कर रहा है, उसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा। कैसा बॉन्ड? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जैसे एग्जांपल में जिंक क्या है, तो जिंक कोफैक्टर का काम कर रहा है एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। क्या नाम है? तो इस साल नीट में यही पूछा था कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कोफैक्टर के जैसा कौन काम करता है। ऑप्शन में जिंक था, जिंक ऑप्शन टिक करना था। समझ पा रहे हैं? तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जिंक एक कोफैक्टर का काम कर रहा है, मेटल आयन है, कोफैक्टर का काम कर रहा है, लेकिन ये किस रूप से कोफैक्टर का काम करता है? तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। जिंक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इधर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के साथ भी बनाएगा और जिसके साथ ये रिएक्ट करा रहा है, मतलब जो सबस्ट्रेट है जिसको तोड़ना है, उसके साथ भी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा होता है। समझ पा रहे हैं? कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड from the enzyme which testify that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme। और किसी एंजाइम से अगर कोफैक्टर को हटा देते हैं तो उस एंजाइम का जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है, जो तोड़ने का एक्टिविटी है मटेरियल को, वो खत्म हो जाता है। और ये टेस्टिफाई कर रहा है, मतलब ये बता रहा है कि कोफैक्टर जो है वो बहुत जरूरी है एपो एंजाइम का कैटालाइसिस के लिए, मतलब एपो एंजाइम को वर्क करने के लिए कोफैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी समझ पाए। यहाँ पे तो शॉर्ट में बता दिए कि कोफैक्टर 3 तरह का है। प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोएंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये टाइटली बाउंड होता है विद एपो एंजाइम के साथ। समझ पा रहे हैं? और कोएंजाइम जो है वो ट्रांजिएंटली बाइंड होता है, मतलब जब काम करना रहता है उसी टाइम। और मेटल आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, एपो एंजाइम के साथ भी बनाता है एंड सबस्ट्रेट के साथ भी बनाता है। सबस्ट्रेट के साथ भी, सॉरी, सबस्ट्रेट के साथ भी ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। समझ पा रहे हैं? अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला नंबर में क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का अगर एग्जांपल देखेंगे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल में कौन आ जाता है? हीम। कौन आ जाता है? हीम। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है हीम। ठीक है? और ये जो हीम है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, किस एंजाइम के लिए है? इन एंजाइम पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। इस एंजाइम में ये एंजाइम करता क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 को तोड़ता है, किसमें? वाटर और ऑक्सीजन में। ठीक है? कौन सा एंजाइम? पेरोक्सीडेज। और ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ पा रहे हैं? ये याद रखना है। दूसरा नंबर में कोएंजाइम। तो कोएंजाइम का एग्जाम्पल कौन होगा बताओ? सबसे पहले तो कोएंजाइम का जो एग्जाम्पल है वो है NAD एंड NADP। ठीक है? और इसमें क्या याद रखना है कि विटामिन नियासिन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ NADP, NAD एंड NADP। ये भी जानना है, ये भी याद रखना है। ठीक है? और कोएंजाइम कैन
बाइंड विथ डिफरेंट एपो इंजाइम। मतलब जो कोई इंजाइम है वो किसी इंजाइम के लिए फिक्स नहीं है, ये एज ए कोफैक्टर किसी इंजाइम के लिए फिक्स नहीं है, अलग अलग इंजाइम के लिए भी ये काम कर सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और थर्ड नंबर में मेटल आयन। और मेटल आयन का जो एग्जाम्पल है वो है जिंक। और जिंक जो है कोफैक्टर के जैसा, जिंक एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है इससे रिलेटेड। अगर आप इतना याद रख रहे हैं, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा एक भी नहीं छूटेगा, सब बना सकते हैं। ठीक है।